वेलकम बैक टू वर्किंग फास्ट। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट का, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट का, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट का। और इसमें क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट में दो टाइप से, या तो सभी लोग सर्कल में बैठेंगे जहां पर केंद्र की ओर मुख करके सब बैठेंगे, और एक जो है सर्कल पर लोग जो बैठेंगे ये जो है आउटसाइड द सेंटर बैठेंगे, तो इनका मुख जो है केंद्र से दूर होगा, ठीक है। ये इनसाइड द सेंटर, ये आउटसाइड द सेंटर। ये क्वेश्चन आपको मेंशन रहेगा कि भीतर है की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है। जब भीतर की ओर देखेगा तो लेफ्ट से चलने पर जो हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। जब राइट चलेगा तो घड़ी के दिशा में, जब बायां कहेगा तो घड़ी के कहेगा तो घड़ी के दिशा में। और इसमें जो होगा जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। जब इसमें राइट कहेगा, ठीक है, दाया कहेगा तो वाला ये वाला यानी घड़ी के विपरीत चलेंगे, मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे, ये वाला नहीं। जैसे जब ये कहेगा तो हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, ठीक है। जब ये कहेगा तो हम किधर चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। और जब लेफ्ट कहेगा, बायां कहेगा तो क्या कहाँ चलेंगे, घड़ी के दूसरे दिशा में। तो यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया है सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी कि पहला वाला, इनसाइड द सेंटर फेसिंग द सेंटर मतलब पहला वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कितने लोग बैठे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए। कितने लोग बैठे हुए, 6 लोग बैठे हुए। तो 6 लोगों की हम जगह बना लेते हैं। पहले गोल करते हैं, सर्कल बना लिए और 6 लोगों का जो है हम जगह बना ली, और सभी जो है सेंटर की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। तो 4 लोग इधर से कर देते हैं और 2 लोग इधर से कर देते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि बी जो है डी के बाएं जो है सेकेंड पर बैठा हुआ है, डी के दाएं जो है सेकेंड पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो कहीं भी आप जो है डी बैठा लीजिए। अब चूंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है तो लेफ्ट चलने पर हम कहाँ चलेंगे, यानी कि बायां का अगर कहेगा तो हम किधर चलेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और जब भी हमको कहाँ चलेगा, दायां चलने को कहेगा यानी राइट चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, ठीक है, ये यही चलेंगे। तो डी से क्या कहा है, राइट चलने को कहा है। राइट चलेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमेगा ना, तो विपरीत चलना है तो ऐसे चलेंगे। तो सेकेंड पर तो आप जहां से स्टार्ट करते हैं उससे छोड़कर 2 स्टेप चलना है। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, इसका मतलब क्या है कि डी से दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ, तो डी से दाएं दूसरे स्थान, दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तो बी यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट का क्या कर रहा है कि ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी। ए जो है ई और सी का इमीडिएट नेबर है, यानी कि ए के बगल में भी ई है और ए के बगल में सी भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है बीच में बैठा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है, यानी कि ए जो है ऐसे ही बैठ सकता है ई और सी के बीच में, या फिर ऐसे ही बैठ सकता है ई और सी के बीच में। ये तो बीच में होगा, इसका मतलब ये कंफर्म है कि बीच में होगा। अब ये सी यहाँ हो सकता है या ई यहाँ हो सकता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ई या सी, और सी या ई यही लिखेंगे। तो
अब ये हम कहाँ पर बैठाएंगे ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये कंडीशन होगा। आगे देखिए, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। यानी एफ के अगर दाएं चलेंगे सेकंड पर, दाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे सेकंड पर, तो ई बैठा हुआ है। अब एफ कहाँ पर बैठाएंगे, तो देखिए अगर बाएं चलना है ना, बाएं चलना है, देखिए एक बात यहाँ पर ये भी बोले ना, इसके लिए 3 स्थान खाली होना चाहिए रेगुलर, एक लाइन में 3 स्थान खाली होना चाहिए, जो कि यहीं पर है। अब यहाँ अगर ए को बैठाइएगा तो देखिए डी और डी ऑलरेडी है, यहाँ पर आपको अगर ए को रखिएगा तो डी एक प्लेस में भरा हुआ है, तो हम ई और सी में से एक यहाँ बैठना चाहिए। तो 3 स्थान जो है खाली होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म तौर पर यहाँ बैठेगा। ठीक है, ई या सी यहाँ पर होगा, या सी या ई यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि एफ के लेफ्ट में सेकंड पर जो है ई बैठा हुआ है, तो एफ के लेफ्ट में सेकंड पर ई बैठा हुआ है, और एफ का उसी जगह है, कहाँ पर, यही जगह बचा हुआ है, और तो कहीं जगह नहीं है। अब एफ का लेफ्ट में सेकंड चलेंगे, तो लेफ्ट चलना यानी एफ को हमको घड़ी के दिशा में चलना होगा, तो घड़ी कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, घड़ी के दिशा में घड़ी ऐसे घूमता है ना, इस राउंड में घड़ी घूमता है ऐसे करके, तो इधर चलेंगे तो ई यहाँ बैठना चाहिए। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में ये हो गया, यहाँ पर जो है क्या बैठेगा, ई बैठेगा, और यहाँ क्या बैठेगा, सी बैठेगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया क्या, ई बैठा, और यहाँ मेरा क्या बैठ गया, सी बैठा। तो सभी देखिए यहाँ पर क्या हो गए, बैठ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी के सापेक्ष यानी कि बी के रिस्पेक्ट में एफ का स्थान क्या है। ठीक है, बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है, तो यहाँ पर अगर बी के सापेक्ष एफ का स्थान के बारे में बात करेंगे तो 2। ठीक है, एक ऐसे करके तुरंत ले सकते हैं। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में यानी बी से एफ की ओर चलेंगे तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और अगर इधर से हम चले, इधर से ऐसे करके चले, तो देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे करके घूम घूम के इधर से भी आ सकता है। तो अगर ये वाला चलेंगे तो 2 हो गया, एक तो ये हो गया, यानी कि तुरंत जो है एफ बी के किधर है, घड़ी के दिशा में, यानी कि बी के लेफ्ट में, यानी कि बी के बाएं कौन है, एफ है। तो देखिए, और तुरंत बाएं है, अगर सिंपली हम बाएं बोले तो बी के बाएं कहीं भी होगा, ये तुरंत है तो तुरंत दाएं है, यानी कि ठीक बाएं है। बी से तुरंत बाएं कौन है, एफ है, यानी कि एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, एफ का स्थान बी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। ये वाला इंग्लिश में गलती होगा, इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक बाईं ओर। यहाँ क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट। ये जो पी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। एक तो पहला ये वाला हो गया, पहला ये होगा। दूसरा पोजीशन ये भी हो सकता है, यानी कि ये तो लेफ्ट में हो गया, लेकिन इधर राइट से चलेंगे तो देखिए राइट से कितना स्थान है आपका, अगर बी को छोड़ दिया जाए, बी से बोल रहा है तो बी को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5, यानी कि बी से 5वां दायां, बी से 5वां दायां, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि राइट फ्रॉम बी। ठीक है, यानी कि इधर चलेंगे तो इधर से जो है 5वां दाईं ओर, और बाएं ओर चलेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट दिया है तो यही होगा सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दिया गया है
देखिए इसमें क्या लिखा गया है इतना कि जैसे कोई आपका डिजिट है 13 है, मान लीजिए 13 ही है, तो कोई भी डिजिट है तो उसको ये नंबर है ना तो उसको डिजिट में नहीं तोड़ना है। 78 है तो 78 को 7 और 8 करके यूज नहीं करना है। 78 यूज कीजिए तो पूरा ही यूज कीजिए, यही वाला यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये देखिए एएलपी को रेलवे एएलपी में पूछा गया था, आरएलबी एएलपी में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि मान लीजिए कि ए और बी दिया रहता था। ठीक है, ए और बी दिया रहता था, दोनों नंबर के तौर पर दिया रहता था, और यहाँ पर मान लीजिए एक्स और वाई है, और एक ही जो है नंबर को यहाँ फाइंड आउट करना होता था। वाई भी मेरा गिवन रहता था, ये भी गिवन, ये भी गिवन, और एक्स हमको फाइंड आउट करना रहता था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है इस फॉर्मेट में नंबर है, कोई एक दिया रहता था। ठीक है, कोई जो है 3 दिया रहता है, एक हमको फाइंड आउट करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, तो दोनों साइड में देखिए एक एक जो है गायब है। ठीक है, एक एक गायब है, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ जो है पुटिंग वैल्यू मेथड से जो है हमको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, x 679, फिर ये है 864:y। तो हमको जो है यहाँ पर आपका x का वैल्यू पहले ऑप्शन से पुट कीजिए, फिर दूसरे ऑप्शन से पुट कीजिए और तीसरे ऑप्शन से पुट कीजिए, और उसी अकॉर्डिंग निकलेगा। तो x का वैल्यू, अब देखिए यहाँ भी x का वैल्यू जो भी दिया गया है ये बड़ा वैल्यू दिया गया, और छोटा वैल्यू अगर x का दिया रहता और इतना बड़ा नंबर हमको लाना होता तो हम क्या करते, स्क्वायर करते, क्यूब करते। एनालॉजी में तो वही होता है कि आपको इन दोनों के बीच में लॉजिक निकालना है, सेम लॉजिक यहाँ भी फाइंड आउट करना है। तो x का जो वैल्यू होगा उससे हमको ये नंबर लाना है। तो छोटा अगर x का कोई वैल्यू होता तो इतना बड़ा नंबर लाने के लिए आप तो इसको तोड़ नहीं ना सकते हैं। यहाँ पर यह है कि आपको डिजिट में नहीं तोड़ना है, ये एक लिमिटेशन दिया गया है। तो इतना बड़ा नंबर लाने के लिए आपको स्क्वायर या क्यूब दी करना होता। लेकिन यहाँ पर देखिए x का सारा वैल्यू बड़ा ही नंबर है, तो बड़ा नंबर से लगभग उसी के समान नंबर लाने के लिए हमको क्या डिफरेंस ही निकालना होगा। तो x का वैल्यू मान लीजिए 812 है। अब अगर डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए 679 कितना माइनस करेंगे, ये 5 हो गया, फिर इधर 3 हो गया, और इधर क्या हो गया, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार 133 हो गया, यानी 133 कम। ठीक है, ये कितना है, 133 कम लिए हैं इधर भी, तो आपको इधर भी जो है मेरा 133 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इधर भी 133 कम होना चाहिए। तो 864 में आपका 133 अगर माइनस करते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 731 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है, 856 है, 756 है, इसलिए ये वाला तो आंसर मेरा नहीं होगा। अब दूसरा हम लेके देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, तो एक नंबर तो नहीं हुआ, दूसरा लेके देखेंगे। x का वैल्यू कितना लेना है, आप 825 लेना है। 825 में कितना कम है, ये 6 हो गया, फिर यहां पर कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 146 हुआ। अब 864 में भी 146 कम होना चाहिए, 146 कम होना चाहिए। तो 14 में कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 7, 718। तो देखिए y का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 718 दिया हुआ है, यानी कि दूसरा ही जो है मेरा सही होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नंबर एनालॉजी। ऑलरेडी आप इसको जानते होंगे, और ये जो है नया फॉर्मेट में दिया गया था इस बार, तो एक पैटर्न ही बन गया मान लीजिए। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब यहां पर एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में हमको क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम एक एक करके लेके चलते हैं कि पहला जो यहाँ अल्फाबेट है उसका
सेकंड वाला जो है उसका पहला अल्फाबेट, मतलब यहाँ से ऐसे कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इसके पहले वाला में कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से पहले वाला, और पहले वाला से जो यहाँ पर आएगा उसका पहले वाला। तो देखिए बी है, बी से एफ तक जाने के लिए कितना करना होगा, +4 आगे बढ़ना होगा। कितना आगे बढ़ना होगा, 4 आगे बढ़ना होगा। एफ से जे जाने के लिए कितना करना होगा, +4 आगे बढ़ना होगा। जे से एन जाने के लिए +4 आगे बढ़ना होगा। एन से आर जाने के लिए 4 आगे बढ़ना होगा। उसी तरह यहां से आर के बाद 4 आगे बढ़ेंगे तो एस टी यू वी, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, वी हो जाता है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाता है, बी हो जाता है। तो देखिए ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं सभी है क्या। अब देखिए ई से, ये ई बीच वाला है ना, तो ई से आई, ई से आई गए तो कितना हो गया, +4 हो गया। आई से एम चला गया तो कितना हो गया, आई का कितना होता है, 9th नंबर पे होता है, एम कितना 13, तो 9 4 13। एम से फिर क्यू जाएंगे +4, क्यू से यू जाएंगे तो +4, यू से 4 आगे बढ़ेंगे तो 21, यू कितने नंबर पे 21, और 4 आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है, वाई का होता है, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह वी से आर, आर से एन, एन से जे, और जे से क्या हो गया, एफ हो गया। अब देखिए लास्ट वाले में क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे वी है, आर है लास्ट वाला में, एन है, जे है, एफ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर देखिए -4 घट गया, यहाँ भी -4 घट गया, यहाँ भी -4 घट गया, यहाँ भी -4, और यहाँ भी क्या करेंगे -4। तो एफ से 4 पीछे जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एफ का क्या होता है, 6 नंबर पे होता है, तो 6 - 4 क्या हो गया, बी हो गया। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कहा गया है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। मतलब ये वाला जो है ग्रुप है, और इस ग्रुप में जो है आपको कौन सा डिफरेंट है ये फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दिया गया है कि असंगत अक्षर समूह व्यंजनों की और स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है हम नंबर ऑफ कितना वोवेल है, कितना कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसके बिहाफ पर जो है हम आपको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओ है, एस है, एल है, ये वाला। ठीक है, एल है, एस है, ओ है। अब पहला देखते हैं, एच है, एल है, ई है। तो एस से एल अगर गए तो एल कितना नंबर पे होता है, एल का अगर इंग्लिश अल्फाबेट में देखेंगे तो कितना पोजीशन होता है, एल का होता है 12, यानी 4 आगे बढ़ गया तो कितना हो गया, 4 जब आगे बढ़ गया तो ये कितना हो गया, एल हो गया। और एल से अगर हम ई तक जाएंगे ना तो ये देखिए काफी यहां पर पीछे है, बहुत ज्यादा, तो हम इसको लेके नहीं चलते हैं, कुछ भी यहां हो सकता है। देखिए एल से जब यहाँ ई तक जाते हैं तो कितना हो गया, एल का हो गया 12, यानी कि -7 हो गया। ठीक है, एल से ई तक जाने के लिए -7 करना होगा। फिर उसी तरह एस वी पी हो गया, एस का कितना हो गया 19, एस का हो गया 19 और वी का हो गया 22, यानी हो गया 3। अब यहां से फिर चलेंगे तो वी से हो गया पी, वी होता है 22 नंबर पे इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में, और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पी जो होता है 16वां अल्फाबेट है। यानी कि वी से पी जाने के लिए हमको कितना करना होगा, -SVP। वी से पी तक जाने के लिए हमको कितना करना होगा, -6 करना होगा। उसी तरह एफ हो गया, जे हो गया, सी हो गया। तो एफ का कितना होता है, एफ से जे तक जाने के लिए हमको कितना करना होगा, +3 करना होगा। ठीक है, एफ से जे जाने के लिए हमको कितना करना होगा, एफ कितना होता है 6, सॉरी
एफ होता है 6 नंबर पे और जे तक जाने के लिए +4 करना होगा। एफ जी एच आई जे यानी कि 4 आगे बढ़ना होगा। फिर यहां से देखिए जे से सी तक जाने के लिए कितना, जे होता है 10 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, तो -7 करना होगा। फिर यहां पर ओ एस एल है, ओ होता है कितना हो गया 15 नंबर पे, एस हो गया 19 नंबर पे, एल हो गया 12 नंबर पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये देखिए +4 गए, ये देखिए -7 गए। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा अलग है। इन सभी में डिफरेंस जो है दो अल्फाबेट ऑर्डर के बीच में +4 है, -7 है, यहाँ भी +4 है, -7 है, +4 -7। लेकिन सेकंड वाला में देखिए +3 है और -6 है, इसलिए सेकंड वाला जो होगा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं, यहां पर जो है वही चीज है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या है, 9.6 कॉलन 16.8 18 एक्स का मान निकालना है। तो यहां जो होगा, यहां देखिए, तो पहला वही लॉजिक यहां पर लगेगा, जो लॉजिक इन दोनों नंबर के बीच में लगेगा वही लॉजिक यहां पर लगेगा। तो आपको पहली नजर में देख के क्या पता चल रहा है कि ये जो है लगभग इसी के समान है, तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना होगा, 7.2 जो होगा आगे होगा, 7.2 करेंगे तो 16.8, यहां भी 7.2 कीजिए, तो 18 + 7.2 करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 25 18 7 25.2 आ जाता है। तो यहां पर है क्या, देखिए यहां पर 25.5 है लेकिन 2 तो नहीं है, तो ये लॉजिक मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं लगेगा। जब ये लॉजिक नहीं लगा तो देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉजिक क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉजिक हो जाएगा रेशियो निकालिए, दोनों का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो 9.6 है और 16.8 है, तो रेशियो कितना होगा, बरठे 96, बरकम बर, परचौक 48, ठीक है, 2 चौका 8, 2 सते 14, 4:7 का रेशियो है। ठीक है, ये क्या रेशियो है, 4:7 का रेशियो है। सेम जो है 18 और 7 के बीच में, 18x के बीच में जो है 4:7 का रेशियो होना चाहिए, ये भी जो है 4:7 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो 18/x बराबर 4/7, तो यहां कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 नम 18, कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 नम 18, तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू अगर यहां से निकालिएगा 63/2, तो ये कितना हो गया, 62 का 31 और 63 का 0.2 करेंगे तो 31.5, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा यहां 31.5 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 बक्से को जो है एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों, यानी कोई भी ऑर्डर में जो है रखा जा सकता है। ABCDF G तक बक्सा दिया गया लेकिन इस तरह से नहीं रखा गया है, ये किसी भी ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए आपको क्या देते हैं, पहला ऑर्डर और नॉट इन नेसली इन द है सेम ऑर्डर, और ये जो है डी इज प्लेस्ड, फिर क्या कह रहा है कि डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब डी को जो है, ये डी है, ठीक है, डी है,
और ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसको थोड़ा सा नीचे से कीजिए। देखिए ये क्या है, डी है और इसको थर्ड स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो आप अगर इसको बनाइएगा तो देखिए यहां पर कितना है, पूरे 7 हैं। यानी कि ये क्या होगा, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान। ठीक है, 7 ही बक्सा रखा गया है। ये हो गया दूसरा और ये क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक है, इस तरह करके डब्बा रखा गया है। अब कौन डब्बा कहां पर रखा गया है ये नहीं पता। ये जो हो गया आपका डी रखा गया है तीसरे स्थान पर नीचे से, और एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा रखा जाता है। एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा रखा जाता है। ठीक है, तो आपको तो नहीं पता एफ और ए कहां पर बैठा हुआ, तो इसका मतलब एफ और ए के बीच में एक बक्सा रखा गया है। इसका मतलब ये है कि एफ और ए के बीच में एक बक्सा रखा गया। इसका मतलब जो बक्सा रखा गया है ना, वो एफ और ए के बीच में रखा गया, यही चीज दिया गया है। यानी एफ और ए जो है यहां पर इस तरह है, या फिर इसको ए और एफ के बीच में ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पर जब डालेंगे तो इस तरह भी हो सकता है, एफ और ए, एफ ऊपर हो उसके नीचे ए होगा, और या हो सकता है ए ऊपर हो और नीचे पे एफ होगा, लेकिन दोनों के बीच में कोई एक बक्सा रखा जाएगा। यहां पर क्या दिया गया है, जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो हो सकता है कि इस तरह होगा 1 2 3, या इस तरह भी हो सकता है ऐसे 3। लेकिन कहने का मतलब है कि ई और जी के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। अगर केवल ऊपर कहता तो कहीं भी, एफ अगर यहां है ना तो कहीं भी ऊपर रख दिए, बी एफ के ऊपर होगा। लेकिन ठीक ऊपर मतलब बी यहां है तो एफ यहां होगा। ठीक है, तुरंत होगा, तुरंत होगा। तो ये एक हो गया, स्टेटमेंट खत्म हो गया। ई को डी के ऊपर किसी भी एक स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ई को रखा गया है तो तुरंत ऊपर नहीं रखा गया है, किसी भी स्थान पर डी के कहीं भी रखा गया है। ठीक है, तुरंत ऊपर कहता यानी कि नेक्स्ट इमीडिएट ऊपर ही रखना होता, तुरंत ऊपर रखना होता। अब इसको बैठाइए। अब डी यहां पर दिया गया है तो डी से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा गैप देखिए इसमें, तो इसी को पहले बैठाइए। जी और ई के बीच में 3 है। अगर जी मान लीजिए हम यहां पर रखते हैं, जी मान लीजिए यहां पर रखते हैं, 1 मिनट, जी मान लीजिए आप यहां पर रखते हैं, जी पूरे ऊपर पे, तो 1 2 3। अब यहां पर जो है ई कैसे होगा, अगर यहां पर जी रखते हैं तो बीच में 3 होना चाहिए, 1 2 3, उसके यहां पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसलिए ये कंफर्म है कि जी मेरा यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। फिर उसके नीचे हम जी रख देते हैं। जब जी नहीं होगा तो ई भी यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर ई यहां रखेंगे तो डी यहां पर आने लगेगा। तो डी आ रहा है, आपको तो जी रखना पड़ेगा ना, ये ई ऊपर रखिएगा तो ये नहीं होगा। तो आपको जो है सेकेंड वाला से करके देखते हैं। अब अगर जी यहां पर रखते हैं तो 1 2 3 ई हम यहां पर रखते हैं। ठीक है, ई यहां पर रखते हैं। इसका 2 हो सकता है, एक तो ये हो गया जी वाला, और एक आप बना लीजिए, एक ही साथ बनाइए ताकि एग्जाम में जो है टाइम वेस्ट ना हो, जो भी बनाए। ई फिर यहां पर रखिए
और 1 2 3, डी तो यहां का यहां है, एक ही साथ दोनों कंडीशन को बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या रख दीजिए, जी रख दीजिए। अब देखिए एफ के ऊपर बी होना चाहिए, यानी दो जगह जो है पूरा पूरा खाली होना चाहिए एफ और बी को, क्योंकि एफ और बी ऑलरेडी यहां पर नहीं भरा गया है। तो दो जगह कहां पर आपका खाली हो रहा है, यहीं पर खाली हो रहा है, ठीक है। यहीं पर आपका दो जगह जो है खाली हो रहा है। देखिए अभी तो हमने सेकंड पर बैठाया है, थर्ड में भी हम बैठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पे अगर जी को रखेंगे ना तो 1 2 3 फिर यहां पर हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, ये गलत हो सकता है। इसलिए पहले जो हम ट्राई करके देखते हैं, अगर सेकंड पर बैठा है, नहीं तो आप इधर भी करके थर्ड पर भी ई को बैठा के देखिए, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बी और एफ को हमने बैठा दिया, बी और एफ को बैठा दिया हमने। तो जब बी और एफ को बैठा दिया, अब बताइए ए और एफ के बीच में जो है एक लोग बैठेंगे, ए और एफ के बीच में एक लोग बैठेंगे। अब बताइए यहां पर ए कैसे देंगे, यहां पर ऑलरेडी नीचे भी देखिए भर गया, ए हम कहां पर बैठाएंगे, एफ और जी के बीच में एक लोग होने लगा, एफ और ई के बीच में एक लोग होने लगा, यानी ये कंडीशन गलत हो रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म आप कीजिए कि ये जो है तीसरा पे सही हो जाएगा, क्योंकि उससे नीचे जाएंगे तो जगह ही नहीं बचेगा, एक से नीचे जाने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो है ई यहां पर होगा, ई या जी किसी में बैठाइए, जी यहां पर बैठा देते हैं, 1 2 3 यहां पर और एक दे देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ई हो गया, और यहां पे क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। और ठीक है, ई और जी हो गया, 3 लोग यहां पर हो गया, 3 लोग ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है कि एफ और ए के बीच में जो है, अब देखिए बी और एफ यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं। तो एफ और ए के बीच में जो है आपको एक लोग बैठाना है, ठीक है। एफ और ए के बीच में जो है एक लोग आपको बैठाना है, और बी और एफ को भी बैठाना है। यानी कि एक साथ अगर आप सोचिएगा ना, तो बी एफ एक लोग और ए, देखिए तो आपको बी यहां पर बैठाइए, एफ यहां पर बैठाइए, ए यहां पर बैठाइए, ठीक है। तो देखिए बी एफ हो गया एक साथ, और एक भी हो गया। अब नीचे पे अगर बैठाते हैं ना तो नहीं होता, मान लिए जी के बाद बी और एफ यहां बैठाते तो एक लोग कहां हो जाएगा, बी और एफ हो जाएगा, बी एफ, और एक लोग ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। देख लेते हैं, तो बी एफ यहां पर बैठा है, ठीक है, बी और एफ जो है यहां पर बैठा है, और फिर क्या हो गया, ऊपर में बी एफ बैठा है, फिर एक छोड़ के ए को बैठा है, सभी को बैठा दिए। अब ई को डी के ऊपर कहीं भी रखा जाता है, तो डी के लिए देखिए यहां पर, अच्छा डी जो है तीसरे स्थान पर था ना, डी तो तीसरे स्थान पे, ये भी मिट गया है, डी जो है तीसरे स्थान पर ऑलरेडी जो है बैठा हुआ था, ठीक है। अब देखिए ई के ऊपर जो है किसी भी स्थान पर डी रखा गया है, ये ऑलरेडी डी को प्लेस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब एक कंडीशन और हम देख लेते हैं यहां पर जरा सा, ठीक है। तो ये तो बैठ गया, और एक जो है यहां पर एक ही बच गया है। अब इसको भी इस तरह आप बैठा सकते हैं, बी एफ ई, फिर यहां पर क्या होगा, एफ और ई हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है। बी एफ एक साथ हो गया, और यहां पर जो बच गया, ये क्या बच गया, देखिए सी बच गया, सी को यहां दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा पूरा बैठ गया। एक कंडीशन और देखिए कि कैसे था यहां पर, तो इस कंडीशन को पहले देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहां पर देखिएगा, तो ई और सी के बीच में कितने लोग हैं,
अब देखिए इस कंडीशन में आप देखते हैं तो एक भी लोग नहीं बैठ रहा है, इस कंडीशन में जो है एक भी लोग नहीं बैठ रहे हैं, ई और सी के बीच में जो है एक भी लोग, हाँ देखिए ये गलत होने लगा क्योंकि ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आपका ये वाला कंडीशन जो है सही हो रहा है। अब क्योंकि ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रहना चाहिए, इसमें क्या है डी ई के ऊपर है, डी ई के ऊपर है, लेकिन क्या कह रहा है ई को डी के ऊपर, ई को डी के ऊपर कहीं पर भी जो है रखा जाना चाहिए, तो यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ई और सी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ए और डी, ये करेक्ट आंसर हो जाए क्या, दो लोग हैं, ठीक है। अब इसमें और एक आप देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, बट एक चेंज करके देखिए इसमें, ठीक है। देखिए अब यहां पर तीसरे नंबर क्या था, डी था, यहां भी डी था, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, जी हो गया। बी और एफ को हमने ऊपर बैठाया था ना, ये ऑलरेडी ऊपर ही होगा क्योंकि देखिए तभी हम लोग डी नहीं बैठा पाए, इसलिए दो यहां पर हो रहा था, तो यहां पर पी और एफ होगा, और यहां पर क्या होगा, डी बैठ गया, उसके बाद यहां पर ए होगा और यहां सी होगा, और यहां भी ए होगा, बी एफ होगा, और यहां पर भी सी होगा। लेकिन चूंकि इस कंडीशन में देखेंगे तो ई डी जो है ई के ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ई को डी के ऊपर होना चाहिए, तो ई डी के ऊपर कहां है, इसमें है, तो यही वाला मेरा सीरीज है, ये सीरीज क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ई और सी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, कौन कौन है, ए और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, यहां पर क्या दिया गया है कि a प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया, a माइनस बी का अर्थ क्या हो गया, बेटा हो गया, a प्लस बी का अर्थ a गुना बी का अर्थ ए बी की पत्नी हो गई, a प्लस बी का अर्थ क्या हो गया, ए बी का पिता। यहां पर एक करेक्शन कीजिए, यहां पर क्या होगा, इक्वल टू है, ठीक है, यहां पर क्या है, इक्वल टू है, यहां पर इक्वल टू है, ठीक है। तो हमने कहा है कि जैसे a प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी कि a प्लस बी जैसे दिया गया और पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन है, जैसे a पहले दिया गया है, ठीक है, और b का कोई है, इस टाइप के कंडीशन में यदि पहला वाला दूसरा वाला का कोई है, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम किधर से वर्क करेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं की ओर चलेंगे, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी अल्फाबेट का जो है या कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए ऐसे का आपको जेंडर पता करना है, तो उसके राइट साइड का जो सिंबल है, यानी कि दाएं ओर जो सिंबल है, उसको उस सिंबल को देखना है कि जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है। जैसे एस के राइट साइड में क्या है, प्लस है, यहां प्लस दिया गया और प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, तो भाई क्या होता है, मेल होगा, यानी कि एस बी मेल होगा। अब क्यू का निकालना अगर जेंडर, तो क्यू के राइट साइड में देखेंगे, क्यू के राइट साइड में क्या है, बराबर है, और बराबर का मतलब क्या है, पिता है, तो पिता क्या है, मेल है, तो ये भी मेल होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या होगा कि हम बता नहीं सकते कि जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो है पता चल जाता है। मान लीजिए आपको कहेगा कि x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि x y की पत्नी है, तो उस कंडीशन में x y की पत्नी है, यानी कि उस कंडीशन में तो हम नहीं ना देखेंगे कि y के राइट साइड में कोई भी अगर सिंबल नहीं है तो y का जेंडर क्या होगा, क्योंकि जब कह रहा है x इक्वल टू वाई का मतलब कि x y की पत्नी है, यानी ये फीमेल होगा, यानी इसका हस्बैंड ये तो मेल ही होगा ना, तो उस कंडीशन में जो है हमको
दाईं ओर नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में आपको नहीं चाहिए, अगर बोलेगा एक्स वाई की बहन है तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें क्या करना है, आपको इधर से इधर चलना है, ठीक है। आप देखिए यहां पर लिख लीजिए कि Q का S से रिलेशन निकालना बोला। Q का S से क्या रिलेशन, ये फाइंड आउट करना है। Q से S तक ही चलना है, ठीक है। गुना का अर्थ क्या है, पत्नी है। तो आप देखिए यहां से ऐसे पे लिख दीजिए पत्नी है। बराबर का अर्थ क्या है, पिता है, ये पिता होगा, ठीक है। बस Q से S तक निकालना, S से Q तक निकालना है तो बस उतना ही लेंगे। अब आपको राइट साइड से चलना है, ठीक है। बस इतना S से चलना होगा और S के जगह में खुद को रखिए ताकि रिलेशन निकालने में आसानी लगे, ठीक है। S मान लिया आप है। अब यहां से पढ़ना इसकी कीजिए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का पिता मेरा कौन हो गया, ससुर जी हो गया। यानी Q जो है ससुर जी मेरा हो गया, यानी Q जो है S का कौन हो गया, ससुर हो गया। और ससुर को क्या बोलेंगे, यही बोल रहा था Q का S से क्या रिलेशन है, Q जो है S का ससुर हो गया, फादर इन लॉ हो गया, ठीक है। और फादर इन लॉ को वाइफ्स फादर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, वाइफ्स फादर, यानी कि पत्नी के पिता मेरा कौन हो गया, फादर इन लॉ भी बोल सकते हैं या ससुर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कोड दिया गया है, फ्रॉम का कोड दिया गया है 4935, मोर का कोड दिया गया है 3154 और ई का क्या कोड होगा। तो कोई भी कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के पहले देखिए क्या दोनों जो कोड दिया गया है क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो FROM में क्या कॉमन है, इधर देखिए FROM है, यहां पर MOR है, यानी कि MOR जो है देखिए कॉमन है, MOR कॉमन है, MOR कॉमन है। तो जब इधर तीन तीन अल्फाबेट कॉमन है तो उसका कोड भी 3 नंबर कॉमन होगा। 4935 3154, इसका मतलब क्या हो गया, 1 यहां पर देखिए नहीं है और यहां पर 354 कॉमन है, 35 और 4 जो है कॉमन है, यहां भी 354 क्या है, कॉमन है। यानी यहां क्या बच गया, एक बच गया F, तो F का एक ऑड नंबर दिया गया है क्या, 9, और यहां पर जो है एक बच गया E पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक हो जाएगा 1, ठीक है, ये वाला। यानी कि यहां पर जो है आपको क्या पूछ रहा है, E को कैसे लिखा जाता है, तो E को 1 लिखा जाएगा, ठीक है, E को 1 लिखा जाएगा। अगर पूछता कि जैसे R है, O है, M है, इसको कोड क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 या 5, यानी कि जो यहां पर लेटर है R के लिए 4 3 5 में से कोई एक होगा, O के लिए भी जो है 4 3 5 में से कोई एक होगा, यानी तीनों के लिए कोई एक एक जो है होगा, ठीक है। अगर तीनों के लिए पूछता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख देते, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता, R का भी ज्ञात नहीं कर सकते, O भी नहीं ज्ञात कर सकते, M भी ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर आप ऑप्शन में ऐसा रहता कि आइदर 4 आइदर 3 और 5 तो इसको करेक्ट देते, लेकिन पूछ क्या रहा है E का, तो इसका करेक्ट आंसर E का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। F का पूछता तो क्या हो जाता, 9 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि ZX इज रिलेटेड टू AC, ZX इज रिलेटेड टू AC। अब देखिए मान लीजिए कि A है, पूरा कितना अल्फाबेट होता है, 26, ठीक है, पूरा अल्फाबेट कितना होता है, 26 A से Z। अब मान लीजिए यहां से जो है
ए से एम तक लिखे, यानी कि 13। 26 को आधा आधा बांटिए, 13 + 13, तो 13 ऊपर लिख दिए ए से एम तक, फिर एन से 14 से लेके जो है 26 तक, वो भी 13 हो जाएगा, तो यानी जेड तक। तो ये जो सामने सामने आया ना, सभी क्या हो गया, रिवर्स अल्फाबेट हो गया। ए का रिवर्स अल्फाबेट जेड हो गया, फिर यहाँ बी आएगा और यहाँ पर क्या वाई आएगा, सी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, तो उसी तरह रिवर्स अल्फाबेट हो जाएगा। ए का रिवर्स अल्फाबेट जेड, बी का रिवर्स अल्फाबेट वाई, सी का रिवर्स अल्फाबेट एक्स। अब एक गौर कीजिए, जैसे यहाँ 1 2 3 है और जेड का कितना होता है 26, वाई का कितना होता है 25 और ये 24। आप देखिए सम कीजिएगा ना तो सबका सम 27 होगा। यहाँ भी देखिए 13 नंबर पे 14 नंबर 27 होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई एक अल्फाबेट दिया गया उसका रिवर्स अल्फाबेट निकालना है तो 27 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जेड का क्या हो गया, ए हो गया, एक्स का हो गया, सी हो गया। तो जेड कितना होता है 26 नंबर पे, एक्स कितना होता है 24 नंबर पे। तो ये अगर 27 - 26 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए कितना होता है, 1 का होता है। 27 - 26 1 हो गया। ये क्या हो गया, 27 - 24 किए तो 3 हो गया। 3 किसका हो गया, सी का हो गया। ठीक है, उसी तरह यूएस का दिया गया है, यूएस का जो है एफ एच दिया गया है। तो देखिए यू 21 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है। तो 21 - 27 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 एफ का हो गया। फिर 19 नंबर दिया है, 27 - 19 8 हो गया, 8 किसका होता है, एच का होता है। यानी ये रिवर्स अल्फाबेट दिया गया है। उसी तरह पी का आपको रिवर्स अल्फाबेट निकालना होगा, तो पी का होता है 16। तो 27 - 16 कितना हो गया, 9 हो गया, 9। और 9 किसका होता है, अब बताइए 9 किसका होता है, 27 - 16 हो गया कितना, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा, 11 होता है के का। उसी तरह एन का करना है, एन का हो गया 14। तो एन का आपको याद रहना चाहिए, ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसी तरह 14 हो गया, तो हो गया 13। 13 किसका होता है, एम का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएन का जो हो जाएगा रिवर्स अल्फाबेट, पी का क्या हो जाएगा, के, एन का हो जाएगा एम। ठीक है, तो के एम हो जाएगा, तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह ये एक सीरीज दिया गया है आपको, इसमें डी से लेके के तक चलना है, के से लेके आर तक चलना है, आर से वाई तक, वाई के बाद पहला लेटर क्या है, कितना इंक्रीज कर रहा है, डी से लेके के। डी होता है चौथा पे, के होता है 11 पे, यानी कि 4 से 11 चले तो 7 इंक्रीज कर गया। यहां भी देखिए 7 इंक्रीज कर गया, के बाद 7 बढ़ाएंगे तो आर आ जाएगा 7 और +7, वी के बी +7 बढ़ाएंगे तो बी हो गया 22। 22 + 7 कितना हो गया, 22 + 7 29। अब 29 होता है क्या, नहीं यहाँ y है। ठीक है, ये y लेना पड़ेगा ना। ठीक है, y का पहला लेटर इसका ना, इसका पहला लेटर लिखना है तो y हो गया। तो y का कितना हो गया, 25 हो गया। 25 और 7 कितना हो गया, 7 आगे बढ़ाना है तो 25 और 7 कितना हो गया, 32। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो 32 होता नहीं है। 26 के बाद यानी कि जेड से फिर ए वापस आ जाता है, यानी कि 26 अंतिम होता है। 26 में कितना इंक्रीज करेंगे, 32 होगा 6। तो इसको नहीं लेंगे, बस इसको लेंगे। ठीक है, जब y से आगे बढ़ेगा तो z तक होता है, z के बाद फिर a से स्टार्ट हो जाएगा।
तो ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6 किसका होगा, 6 हो जाता है एफ का। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, एफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला लेंगे, एफ एम टी ए। एफ के से कितना इंक्रीज करेंगे कि एम आ जाए, 6 में कितना इंक्रीज करेंगे आपको कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो कितना करेंगे, 7 6 13। एम में कितना इंक्रीज करेंगे, 7 इंक्रीज करेंगे। टी में कितना इंक्रीज करेंगे, 7 इंक्रीज करेंगे, तो ए आ जाएगा, क्योंकि 20 और 7 27, 27 होता नहीं है, 26 प्लस 1, 27 को लिख सकते हैं 26 प्लस 1, 26 को हटा दिए, एक रिमेनिंग यानी ए हो गया। फिर एक में 7 करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहां से 7 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ एच हो जाएगा, एक आपको और निकालना है, यानी कि एफ और एच वाला करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, एफ आई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं कि 7 लोग जो है स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, 7 लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ है, इसको छोड़िए। एक बात इसमें याद रखिए, जब भी नॉर्थ बैठेगा यानी कि आप जिस डायरेक्शन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो आपका इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। ये भी बोल सकता है कि साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। साउथ में जब भी होगा तो इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा क्या, दायां। और साउथ में जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए बी के बाईं ओर केवल 3 बैठे हैं, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ये याद रखिएगा, टोटल 7 लोग हैं। और बी के बाईं ओर जो है केवल 3 लोग बैठे हैं। अब उत्तर की ओर यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। मान लीजिए ये क्या है, बी है, तो 3 ही लोग बैठा हुआ है केवल, तो 3 इधर हो गया। जब 4 लोग हो गया यानी पूरा 7 है, तो इधर तो 3 ही होगा, बी के राइट साइड में 3 लोग होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, यानी कि जी यहीं पर बैठाना होगा, क्योंकि जी से अगर दाईं ओर चलेंगे तो केवल जो है यहाँ पर के बैठा हुआ है। जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ हो गया, डी आपको इधर ही चलना होगा क्योंकि इधर तो जगह नहीं है, 1 2 3, तो डी मेरा यहां हो गया, तभी 3 लोग बैठे हुए हैं। पी जो है एफ के बाएं ओर बैठा है, तो बाएं अगर बोलेगा तो किधर चलना होगा, इस साइड चलना होगा। लेकिन यहां कंडीशन दिया गया है कि लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, सी एफ के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, यानी सी के लिए 2 स्टेटमेंट है। पहला हो गया सी एफ के बाईं ओर किसी एक स्थान पर है लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है, यानी कि सी से जो है किसी के रिस्पेक्ट में बायां दायां का किया गया है, इसका मतलब सी जो है दोनों के बीच में बैठा है। तो दोनों के बीच में बैठा है यानी सी मेरा यहां बैठाना होगा। किसी के सी जो है राइट साइड में बैठा है, दाईं ओर बैठा है, और किसी के जो है लेफ्ट साइड में बाएं ओर बैठा है, यानी सी जो है बीच में होगा। अब एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है, तो एफ से अगर बाईं ओर चलेंगे तो सी बैठा है, क्योंकि बायां तो ये है और दायां तो इधर है पोजीशन, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। देखिए ई जो है ये दाईं ओर अब कौन हो गया, सी हो गया, वही बोला है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो ये तो बैठ गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो देखिएगा तो ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये देखिए
यही वाला हो गया। ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब यहां पर दिया गया है क्या, कंस्ट्रक्शन एक वर्ड है, ठीक है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर है? तो देखिए, आप इसमें समय को कैसे बचा सकते हैं, या तो प्रत्येक पहले इसको लेटर को लिखिए, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन इसको लिख दीजिए, और इसको जो है, जो भवेल है, देखिए जो भवेल है उसको बदलना किससे है? -1 कर देना है, ठीक है। जो भवेल होगा उसके पहले वाला लेटर से बदलना है, यानी उसमें से एक माइनस करके लिखना है, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, नहीं, भवेल वाला में एक प्लस करना है, जो भवेल होगा उसमें एक प्लस करना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें एक माइनस करना है, यानी कि पहले वाला है। यानी मान लीजिए ए है तो आपको क्या लिखना होगा? ए एक भवेल है तो इसमें एक प्लस कर देना होगा, आगे वाला लेटर कौन होगा? बी होगा। मान लीजिए सी है तो इसका क्या हो जाएगा? ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे वाला एक लेटर लेना होगा, पहले वाला, तो एक माइनस करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रत्येक को लिख लिख के उतना कीजिएगा और फिर जो है आपको क्या निकालेगा कि दाएं से छठे स्थान पर कौन है। तो देखिए, आप पहले क्या है, आपको तो रिवर्स नहीं ना करना है, आपको तो उल्टा इसको जो है लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में सजाइए। ये सब अगर नहीं कंडीशन दिया गया है, आपको डायरेक्टली जो है कोई वर्ड दिया गया है और उसको ये बोल रहा है कि भवेल है, तो ठीक है, उसको पहले वाले से कीजिए, और अगर ये है तो कॉन्सोनेंट है तो बाद वाले से कीजिए, कुछ भी ऐसा दे सकता है। और बाद में आपको पूछे कि कौन सा लेटर जो है राइट से छठा पोजीशन में, तो इसमें जो है आप पहले ही निकाल लीजिए, जैसे कंस्ट्रक्शन दिया है ना, तो पहले ही निकाल लीजिए राइट से छठा कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, यही है छठा यू। अब यू क्या है? छठा तो हम निकाल लिए, यू क्या है? अब देखिए भवेल क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये तो भवेल है, तो ये भी क्या हो गया? भवेल हो गया। जब भवेल को क्या करना है कि एक जो है आगे वाला से एक्सचेंज कर देना है, तो इसका आगे वाला क्या होगा? तो इसके आगे क्या होगा? यू के पहले बाद में क्या होता है? वी होता है, इसका वी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखिए, अगर इसको बोला जाए कि उल्टा पीछे से लिखिए, आगे से लिखिए, तब ये गलत हो सकता है, इसलिए अगर ऐसा नहीं दिया है तभी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। तो समय इसमें थोड़ा सा क्या होगा? बचेगा। अब उसी तरह का जो है आप इसमें देखिए, आप अगर इसमें ऐसे करेंगे ना, देखिए सेम यही वाला है, लेकिन इसमें जो है दिया गया है सभी कुछ देके, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो इस कंडीशन में अगर आप पहले वाले जैसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए? पहले रियलिज्म लिखिए, REALISM, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। फिर अंग्रेजी वर्णमाला को और उसका जो स्वर है उसको भी बाद वाले से बदल दिया जाए, यानी दोनों को जो है बाद ही में बदलना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंग्लिश अल्फाबेट को ही बाद में वाले लेटर से बदलना है, यानी भवेल हो या स्वर्ण हो सभी को बाद वाले से बदलना है। आर का क्या हो गया? एस हो गया। ई का क्या हो गया? एफ हो गया। ए का क्या हो गया? बी हो गया। एल का क्या हो गया? एल का क्या हो गया? एम हो गया। आई का क्या हो गया? जे हो गया। एस का क्या हो गया? टी हो गया। एस का क्या हो जाएगा? टी।
और m का क्या हो गया, n हो गया। अब इसको जो है विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, यानी कि इसको जो है ऐसे करके ऐसे लिखना है। तो n हो गया, t हो गया, n t, j हो गया, m हो गया, p हो गया, f हो गया, s हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, चौथे स्थान पर क्या होगा, तो चौथे स्थान पर कहां से, बाईं ओर से। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, चौथा स्थान पर ये हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, m होगा। ये भी यहां बोल सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में घटते हुए क्रम में लिखिए, ये विपरीत क्रम में बोल रहा है, यानी उल्टा आपको लिखना है, ठीक है। विपरीत क्रम में बोल रहा है यानी कि आपको जो है उल्टा लिखना है। अगर मान लिया आपको उल्टा क्रम में बोलता, तो अगर उल्टे क्रम में बोलता, ऐसे डायरेक्टली उल्टा नहीं, घटते हुए क्रम में बोलता अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो कैसा हो जाता। तो इसमें देखिए पहले क्या हो जाता, सबसे बड़ा टी है, फिर उसके बाद क्या है, एस है, फिर उसके बाद क्या है, एन है, फिर उसके बाद क्या है, एम है, फिर उसके बाद क्या है, जे है, फिर उसके बाद क्या है, एफ है, उसके बाद क्या है, बी है। तो भी देखिए यहां पर एम जो है, एम आपको क्या होता है, चौथा पर होता। इंग्लिश में देखते हैं ये कैसे कहा गया, देन अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ इट इज डन, ठीक है। इसको विपरीत क्रम में लिखने बोलता है तो इसी तरह लिखाएगा, ठीक है। अगर घटते हुए क्रम में बोलेगा ना तो इस तरह करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एफ होगा। यहां पर क्या दिया गया है कि 26 78 38 78 36 108 66। अब देखिए इसको अगर ध्यान से देखिएगा, पहले क्या है, 26 है, फिर क्या है, 78 है, फिर 36 है, 108 है, 66 है, 198 क्वेश्चन मार्क है। ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एक जो है 26 के रिस्पेक्ट में एक बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। जब बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, यानी कि यहां पर डबल सीरीज है। ये क्या है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी बढ़ जाए घट जाए तो डबल सीरीज का क्वेश्चन है, अल्टरनेट सीरीज जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बेहतर क्या होगा, अल्टरनेट सीरीज भी बोलिए। तो एक छोड़कर एक, तो 26 के बाद 36 लीजिए, 36 के बाद 66 लीजिए, 66 के बाद ये लीजिए, फिर यहां से 108 लीजिए, 108 से 198 लीजिए। आपको इसको निकालना है ना, आपको इसको निकालना है, इसलिए ऊपर वाले के टर्म में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो इसको लीजिए। 26 से 36 जाएंगे तो क्या करना होगा, +10 करना होगा। अब 36 से 66 जाएंगे तो क्या करना होगा, +20 करना होगा। अब 66 से क्वेश्चन मार्क गया है, 78 से 108 गया है तो क्या करना होगा, 30 करना होगा। फिर 108 से 198 गया है तो क्या करना होगा, 90 करना होगा। ये देखिए इसका जो है ये तिगुना हो रहा है, और यहां भी जो है तिगुना हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस जो होगा ये तिगुना होगा। डिफरेंस क्या होगा, तिगुना होगा। यानी कि अब यहां जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस का तिगुना इसका डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस का तिगुना जो है इसका डिफरेंस होगा। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी इसका डिफरेंस कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहां पर पूछता कि क्या होगा, तो इसका डिफरेंस जो है इसका भी तिगुना होगा, तो इसका 90 होगा। तो जैसे आप 66 में 90 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 66 + 90। तो 66 + 90 कितना हो गया, 156 हो गया। तो 156 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगर यहां पर पूछता आपका और एक क्वेश्चन मार्क रहता, तब इसका भी आपको क्या करना होता, तिगुना, यानी कि 90 का तिगुना 270 और 198 में 270 ऐड कर देते। ठीक है, यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सा प्रश्न में निहित है। क्वेश्चन में कहा गया, कैन इंडिया बिकम अ टेररिज्म फ्री कंट्री इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में क्या ये आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। क्वेश्चन तो ये है, जोर इस पर डाला गया है, क्या जो है भारत आतंकवाद मुक्त देश हो सकता है। तो इस पर आपको जो एजम्पशन करना है ना, अपने मन से नहीं करना है, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बिहाफ पर, अपने मन से कुछ भी नहीं। जैसे भारत ने शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। इंडिया हैज अनाउंस्ड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब कोई भी जो है टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी ये जो पॉलिसी बनाया गया ना, ये इसका कुछ उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, टेररिज्म फ्री कंट्री, यानी इसी से रिलेटेड है ये। तो ये जो है एक आपका स्टार्ट कर दिया, यानी पॉलिसी बना दिया, यानी कि एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया गया टेररिज्म को हटाने के लिए। तो ये तो करेक्ट है। दूसरा हो गया, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया आर वर्किंग हार्ड इन ऑल फील्ड्स, भारत के सुरक्षा सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया आर वर्किंग इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस किस लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए ही जो है ये वर्किंग हार्ड कर रहे हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये जो है, क्योंकि ये उद्देश्य हो गया और इसका स्टेप जो हो गया, दोनों स्टेप्स हो गए, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी हम कहा जा सकता है। तो इसका 1 और 2 दोनों निहित हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर क्या दिया गया है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये कहा गया एक आदमी जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये कहां है, नॉर्थ में है, उत्तर में। तो हम जो डायग्राम इसमें बनाते हैं ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज कितना घूमा, 45 डिग्री घड़ी के दिशा में। फिर वह 180 डिग्री वामवर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ACW कितना दिया है, 180 डिग्री है। और वह फिर दक्षिणावर्त घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको या तो क्लॉकवाइज निकाल लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज निकाल लीजिए। ठीक है, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज निकाल लीजिए, और जो भी आपको निकालिएगा ना, उससे जो अदर वाला होगा उसको माइनस कीजिएगा। आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज ही निकाल लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज देखिए 180 दिया गया है और क्लॉकवाइज है तो ऑड है, तो उसको माइनस कीजिए। तो देखिए क्लॉकवाइज जो वैल्यू टोटल होता है ये कितना होता है, 45, 45, 90, और एंटी क्लॉकवाइज कितना 180 है। तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आप उसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 90, तो क्लॉकवाइज कितना बच जाएगा। ठीक है, जो अदर वाला है एक दूसरे से माइनस हो जाए। आपको एंटी क्लॉकवाइज निकालना है, तो एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू 180 है और ये क्लॉकवाइज है, तो आप अपोजिट है ना, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका 90 इसके 90 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको माइनस कर देना है बस। समझ में आ गया। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो 180 माइनस 45 प्लस 45,
तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहीं से जो है हम घड़ी के विपरीत दिशा में 90 घूम जाएंगे। तो ऐसे करके विपरीत दिशा में घूमना है, इसका मतलब किधर घूमना पड़ेगा, बाएं साइड घूमना पड़ेगा। जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा ना तो हम घड़ी की दिशा में, इसमें घड़ी वाले डायरेक्शन वाले में राइट साइड घूमते हैं। और जब भी क्लॉकवाइज बोलेगा तो हम नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जब भी बोलेगा तो लेफ्ट साइड घूमते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड घूमते हैं यानी कि बायां। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो राइट साइड घूमते हैं, दायां। ठीक है, और ये जस्ट किसका उल्टा होता है, जो हमने क्लॉकवाइज सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ते हैं ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट बोलने पर किधर घूमता है, घड़ी के दिशा में। लेकिन यहां पर कहां घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो आप बस एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए 90, यानी बाएं घूमिए। बाएं मतलब इधर घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। घड़ी कैसे घूमेगा, ऐसे विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी कि आपको इधर 90 डिग्री घूम जाना है। ठीक है, यानी ये किधर होगा, इससे कंपैरिजन कीजिएगा, इस डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट होगा। अब ये वाला आइए, अ क्लॉक शोज 4:30, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एक बात, शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आवर और मिनट के कांटा का रेशियो 1:5 है, ठीक है 1:5 है, देन मिनट को जस्ट हाफ करेंगे तो एंगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां क्या है 4:30 है, अगर यहां पर 5:30 होता, 5:30 होता तो 1:, क्या 6:30 होता, 6:30 होता तो 1:5 हो जाता। तो उस कंडीशन में मेरा जो है मिनट को हम हाफ कर देते। मिनट में मेरा कितना है 30 है, तो 30 को हाफ कर दिए तो 15, तो ये करेक्ट होता। लेकिन यहां मेरा कितना है 4:30 है, इसलिए जो है नहीं करेक्ट होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है, या तो हम ऐसे निकालेंगे, थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, h/30 माइनस m/2 इंटू m/11/2, 11/2। और ये मॉड दिए यानी ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है, थीटा का वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो h यहां पर कितना है 4:30, यानी ये हो गया m मिनट और ये हो गया h। तो 4 गुने 30 माइनस 30 गुने 11/2, 15, 120 माइनस 15 गुने 11, 15 को 11 से गुना करने का नियम क्या है, ये लेफ्ट और राइट में लिखिए 15 को और ऐड कर दीजिए दोनों डिजिट को, 5 1 6 कैरी रहेगा तो नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, यानी ये कितना हो गया -45। माइनस तो क्या करता है, आप देखिए कि अगर ये जो है कितना पे कांटा होना चाहिए, एच वाला कांटा तो 4 पे ही होगा, और मिनट का कांटा 4:30 होने के लिए क्या करना, 6 पे होना होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 6 पे होना होगा। तो माइनस ये शो कर रहा है आपका कि आवर एंड का कांटा मिनट से पीछे है। दोनों का डिफरेंस, अगर h माइनस एम का डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है कि आवर एंड का कांटा मिनट एंड से पीछे है। अगर पॉजिटिव आता है यानी आवर एंड का कांटा मिनट एंड से आगे है, बस इसका मतलब है ये। लेकिन हमको जो वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव लेना है, 45 डिग्री। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया
पहला मेथड ये हो गया, और दूसरा जो मेथड होगा सेकेंड मेथड ये शॉर्ट ट्रिक का होगा। आपको क्या करना है कि 4:30 है, ठीक है, 4:30 है, तो h का कितना हो जाएगा 4 का, और m निकालने के लिए m का कांटा मिनट एंड कितना पे होगा, डायरेक्टली जो है मिनट को 5 से डिवाइड दे देंगे तो अभी 6 पर होगा, ठीक है, 6 पर होगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 माइनस 6। इसका मॉड पे लेंगे तो मॉड जब डिफरेंस हो जाएगा तो कितना होगा मॉड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में लेना क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस से नेगेटिव आ रहा है, बस ये नेगेटिव आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो यानी इसका जो वैल्यू होगा ये 2 लेना है, दोनों का डिफरेंस कितना लेना है 2 लेना है। अब इस 2 को जो आता है, ये 2 जो आया इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। 30 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो है 12 कांटे होते हैं 360 डिग्री का, तो एक जो है 2 का डिफरेंस जो होगा 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये 30 डिग्री का है। इसी कारण से इसको जो है 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर कितना हो गया 60 डिग्री। अब जो मिनट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मिनट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो मिनट में कितना है 30 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 30/2, 15 डिग्री। अब इसमें से ये प्लस करना है कि माइनस करना है, ये डिसाइड करता है ये माइनस, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कीजिए, इतना ज्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए कांटा होना चाहिए 6 पे, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना होगा 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, और इसी 2 को जो है 30 से गुना कर दीजिए 60, और मिनट को 2 कर दीजिए। अब देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है तो क्या करना है, आपको माइनस करना है, पॉजिटिव रहता तो जोड़ना है। यहां पर डिफरेंस क्या है नेगेटिव है ना, तो डिफरेंस देखिए ये क्या है नेगेटिव है, यानी कि 60 में आपको 15 को माइनस करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है कि संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था पर अध्ययन कीजिए, और सभी संख्याएं केवल एक ही जो है अंक की है, यानी 3 है 7 है ऐसे करके। इस व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सम को देखना है, जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक है, यानी कि सम संख्या है उसके पहले जो है क्या है प्रतीक है, यानी प्रतीक प्लस सम होना चाहिए। तो देखिए प्रतीक और सम एक ये है, फिर प्रतीक है, उसके बाद ये वाला नहीं है, फिर प्रतीक ये वाला भी नहीं है, प्रतीक और सम जो है ये वाला है, प्रतीक और ये वाला भी नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। प्रतीक और सम संख्या ये भी है, प्रतीक और ये क्या है विषम संख्या है, फिर प्रतीक और ये भी सम संख्या है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो इसमें देखिएगा तो कितना हो गया, देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया ये वाला हो गया, तीसरा देखिए क्या है ये वाला हो गया, चौथा देखिए ये वाला हो गया, यानी कितनी हो गई 4 हो गई। अब इसमें देखिए ये क्या गया है 5 9 2 का गैप्स आर स्वीट है, ठीक है, और 3 4 7 का मतलब आई लाइक ऑरेंज है, 2 6 7 का मतलब ऑरेंज आर सोर है। तो कौन सा अंक शोर को दर्शाता है, तो देखिए कहां पर शोर है, शोर यहां पर है, शोर यहां पर है, तो 2 6 7 का मतलब कोई एक शोर होगा। तो कॉमन निकालिए, जितने भी नंबर उसमें कॉमन क्या है, 5 9 2 और 3 4 7 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। 5 9 2 और 2 6 7 में कुछ कॉमन है क्या, 2 है, एक ही नंबर कॉमन है, मतलब क्या है कि उसका रिस्पेक्टिव जो
लेटर्स दिए गए हैं या अल्फाबेट दिए गए हैं, वो क्या होगा, वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो 5, 9, 2 का अर्थ ये हो गया ग्रेप्स आर स्वीट है, और 2, 6, 7 का मतलब ऑरेंज आर सोर है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, आर कॉमन है, यानी कि 2 का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। देखिए आर कॉमन है ना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर आर है, इधर आर है, यानी कि 2 का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, और तो 2 का मतलब तो सोर नहीं होगा। अब अगर ऑरेंज का मतलब आप निकाल लिए तो कंफर्म है कि एक सोर का मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि और तो सोर कहीं भी नहीं है, सोर केवल नहीं है, तो सोर को तो हम नहीं देखेंगे, ऑरेंज लेकिन और कहीं भी है। 3, 7, 4 में अगर देखिएगा आप, 3, 7, 4 में देखिए 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, यहां क्या है, 7 कॉमन है, तो यानी इसका जो सेंटेंस दिया इसमें भी कुछ कॉमन है, आई लाइक ऑरेंज, ऑरेंज, यानी ऑरेंज और ऑरेंज क्या है, इधर भी कॉमन है। तो 7 का अर्थ क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। इसका मतलब हो गया कि सोर का अर्थ क्या हो जाएगा, खट्टा, का एक ही बच गया, 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 वर्ड्स दिया गया है, कौन सा डिफरेंट है इसमें, देखिए एक निकालना है। मीनार है, समुद्र है, घाटी है, पर्वत है, ये कैसे निकालिएगा, मीनार है, समुद्र है, घाटी है, पर्वत है, इन सभी में समुद्र में पानी, घाटी में पानी, पर्वत। अच्छा देखिए ये जो है तीनों, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन मीनार क्या है, मैन मेड है, यानी ये जो है कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा विकसित है। ठीक है, कौन मैन मेड है और कौन प्राकृतिक रूप से इसके बिहाफ पर ये फाइंड आउट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है ये करेक्ट आंसर होगा मीनार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।